हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है प्रभाकर मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथमेटिक्स का जो मेरा टॉपिक है हम लोगों का वो पढ़ेंगे। एडवांस मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है तो उसमें हमने जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। तो उसके आगे है हमारा अब डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, तो ये क्या है? दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच का दूरी फाइंड आउट करने का है। जब आपका दो बिंदु है दिया हुआ रहे, उसका कोऑर्डिनेट इस तरह से सिंपल मान लिया जाए। एक पॉइंट यहाँ पे है x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पे है x2 y2। इसके बीच की दूरी ये वाली वैल्यू d, यही आपको फाइंड आउट। d मतलब डिस्टेंस। तो एक दो देख लो, एक प्रूफ कर देते हैं। बाकी प्रूफ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, आप डायरेक्ट वे में याद रखना एग्जाम में कैसे जल्दी बने इसके पे फोकस करना। एक देख लो इसमें, सपोज ये है मेरा और इस तरह से वर्टिकल यहाँ पे हम बना लेते हैं और ये इस तरह से। आप देखो यहाँ पे इसको हम P बना लेते हैं या M बना लेते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये मेरा वैल्यू यदि x1 रहा होगा तभी तो ये x1 है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 रहा होगा, ये तो ये पूरा मेरा x2 और ये x1, तो ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, यानी ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना। उसी तरह से ये पूरा मेरा y2 रहा होगा तभी तो इसका कोऑर्डिनेट y2 है, और ये वाली y1, तो ये मेरा y1 रहा होगा तो ये भी y1, यानी ये पूरा y2 और ये y1, तो ये वाला कितना? y2 माइनस y1। अगर इसको देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर एंगल है, तो BMA या AMB एक राइट एंगल बना रहा है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी जो हमारा AB बनेगा जिसको आप D बनाए हो, दूरी बनाए हो, तो वो दूरी मेरा क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये मेरा दूरी निकल गया। दूसरे रूप में कह सकते हो कि दूरी जो होता है x नियामकों का अंतर मतलब घटा देना, प्लस y नियामकों का अंतर का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, किसी को भी घटा लो, लेकिन x वाले को x वाले के साथ घटाना और y वाले को y वाले के साथ घटाना। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो, एक ही एग्जांपल देंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे है 1 0 और एक पॉइंट है 5 3, इसके बीच का दूरी निकालना है। तो कहीं पे भी x के डिफरेंस कर लो और उसका स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर, तो देखिए x1 y1 हो गया और ये x2 y2। तो फार्मूला अगर इसके अकॉर्डिंग लगाते हो तो x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका 4 हो गया, तो 4 का वर्ग 16 और ये 9, यानी कि 5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम दूरी सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच का दूरी इजी वे में निकाल ले सकते हैं। ये आपने पढ़ा था। ठीक है, अब इसके आगे जो है मेरा सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन का मतलब होता है बांटना। ठीक है, कि एक दिए गए रेखा को अगर कोई बिंदु काट दे, उसको दो भागों में डिवाइड कर दे, तो वह किस अनुपात में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये पूछ सकता है। इस तरह से देखो, तो इसको हम लोग कहते हैं बंटवारा वाला सूत्र, यानी कि विभाजन सूत्र हिंदी में कहते हैं। तो किसका विभाजन यहाँ पे हम कर रहे हैं? एक रेखा का कर रहे हैं। तो इसमें दो तरह से डिवाइड होता है, एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला देखो काफ़ी इजी है, ये सब 10th में पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं इसको। इंटरनल का मतलब आंतरिक विभाजन इसको कहते हैं। आंतरिक विभाजन कैसे? देखो एक सिंपल सा समझना, मान लिया जाए एक लाइन है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, मान लिया जाए ये A है और ये B है। इसका नियामक है x1 y1 और इसका है x2 और y2। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पे कोई पॉइंट दे रहे हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है x और y,
तो आपको 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और ये डिवाइड कर रहा है m/n में, यानी कि ये जो PA मेरा हो जाएगा PA बटा PB, वो हो जाएगा m/n यानी m/n। ठीक है, A और B 2 बिंदु है, उसको मिला दिए तो एक रेखा बना। उस रेखा को एक बिंदु P x, y जो है m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा, आई मीन x और y क्या होगा। ठीक है ना, जब आपका ये वैल्यू दिया हुआ हो, यह वैल्यू दिया हुआ है और ये अनुपात दिया हुआ। इंटरनली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो बिंदु है ये दोनों रेखा के अंदर काट रहा है, बाहर नहीं काट रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनली, आंतरिक विभाजन। तो यहाँ से प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं लिखूँगा कि x का जो कोऑर्डिनेट था, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो होता है mx2 प्लस nx1 बटा m+n, और y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होता है my2 प्लस ny1 बटा में m+n। यानी जो हमारा p का कोऑर्डिनेट निकला x, y, वो क्या निकला, ये वाली वैल्यू mx2 प्लस nx1 बटा m+n और m/2 प्लस ny1 बटा में m+n। इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका ये है कि ये बिंदु और ये बिंदु दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि एक बिंदु जो है उसको नियामक निकाले जो उस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 5:10 में विभाजित करता है, कुछ में भी विभाजित करे, उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। या दूसरे तरीका ये है पूछने का, ये बिंदु भी दिया हुआ रहेगा, ये बिंदु भी दिया रहेगा, ये बिंदु भी दिया रहेगा, तो कहेगा कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। समझ रहे हो, तो ये सब आप खुद 10th में पढ़े हो तो देख सकते हो। एक एग्जाम्पल देख लो, इस पर जब हम कलेक्शन बनाएंगे ना प्रॉब्लम्स का, उसमें सारा का हम देंगे, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। इसमें देखो, इसका एक एग्जाम्पल मान लिया जाए, हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर कि ये इस तरह से है, एक बिंदु है A 3,4 और ये है 5,-2। ठीक है, इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है किस अनुपात में, या 5:3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप x का जो फार्मूला होता है ये वाला और y का जो फार्मूला होता है वो लगा लोगे। ठीक है ना, तो ये मेरा x1 y1 x2 y2 और ये m है और ये n है ना, तो सबका मान रख लोगे यहाँ पे और यहाँ पे तो निकल जाएगा। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर लोगे। जब एग्जाम्पल देंगे ना, थोड़ा थ्योरी ये 10th क्लास में पढ़ना था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल सेक्शन फार्मूला सिर्फ हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे होता है, क्या किस तरह से सवाल पूछता है। और दूसरा जो है इसका एक्सटर्नल है दूसरा एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य विभाजन। अब विभाजन बाहरी से कैसे काटता है जो देखना। सपोज यहाँ पे एक बिंदु है A, B और यहाँ पे एक बिंदु है P। ठीक है, तो ये मेरा नियामक है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है x y। तो AB को जो डिवाइड कर रहा है बाहरी से, ये P डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ ये, तो ये वैल्यू मेरा m है और ये वैल्यू जो है n है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा m था और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है वैल्यू, n है। ठीक है, तो ये कौन सा विभाजन है, ये जो हमारा दिया गया रेखा कौन सा था, AP नहीं था, AB था। तो AB के जो डिवाइड किया, ये बाहर से डिवाइड किया, यानी यहाँ पे जो होगा PA बटा PB, ये PA वो हो जाएगा m/n। तो यहाँ जो x का वैल्यू होगा ना, यानी कि इसके लिए इस P का मान निकालने के लिए, P का लोकेशन यानी कि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये x का हो जाएगा और ये y का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा P का कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा x y, वो क्या हो जाएगा mx2 माइनस nx1, यहाँ भी माइनस और ये माइनस। ठीक है, समझ रहे हो।
अब देखो इसमें कभी कभी कह देगा कि पता नहीं चलेगा, 2 बिंदु दे देगा, ठीक है, 2 बिंदु दिया कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तथा कौन सा विभाजन है ये। तो m अनुपात n का वैल्यू यदि पॉजिटिव आए, निकालेंगे आगे, तो हम कहेंगे अंत विभाजन ये हुआ है उस रेखा का, और m अनुपात n का वैल्यू यदि निगेटिव आए, जैसे -5/3 आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे कि यह बाह्य विभाजन हुआ है उस रेखा का, ठीक है। तो ये आपका विभाजन था। उसके बाद अगला जो मेरा है वो है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। देखना, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट कहते हैं इसको, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, ठीक है। जैसे हम सिंपल कहें कि यहाँ पे एक रेखा है a, b को मिलाने से एक रेखा बना, x1 इसका नियामक है और y1, और इसका b का है x2 और y2, ठीक है। तो इसका बीच में यदि यहाँ पे कोई p है सपोज, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका नियामक यदि पूछे तो क्या हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे 2 चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरनल सेक्शन भी कर रहा है ये, है ना, आंतरिक विभाजन भी कर रहा है, तो आंतरिक विभाजन फार्मूला से भी निकाल सकते हो, उसी से एक्चुअली में निकलता ही है। देखो थोड़ा सा समझ लो फिर मिटा देंगे हम। mx2 + nx1 बटा m + n ऐसा होता था, और ये my का जो वैल्यू होता था m/2 + ny1 बटा में m + n, ठीक है। तो जब ये मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु कहने का मतलब एग्जैक्टली बीच में स्थित हो, तो जब एग्जैक्टली बीच में स्थित होता है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगा, यानी p इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड पॉइंट b, दोनों से बीच का जो दूरी होगा, सॉरी दोनों इस बिंदु का दोनों बिंदुओं से जो दूरी है वो समान है, यानी कि p जो है समदूरस्थ है बिंदु a और बिंदु b से, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इक्वी डिस्टेंस कहते हैं, समान दूरी पर। तो यहाँ से देखो ये m है तो ये भी m ही होगा, यानी m और n कह सकते हो कि आपस में यहाँ पे बराबर होगा, है ना, दोनों वैल्यू, इसको m मानते थे और इसको n, तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, m x2 अब प्लस n की जगह भी m ही रख दोगे, x1 अब बटा m + m, और इसी तरह से ये y का अगर देखोगे तुम तो क्या हो जाएगा, m/2 अब प्लस n की जगह फिर से m और m + m, है ना। तो इसमें आप ऊपर m कॉमन ले लोगे तो x2 + x1 अब बटा 2m, और यहाँ भी कॉमन ले लोगे m, तो क्या हो जाएगा y2 + y1 अब बटा 2, इसको n के रूप में भी, अच्छा चलो m के रूप में ही रहने दो, m, ये कट गया आपका और ये कट गया, यानी यहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकल रहा हमारा x, y, वो देखो क्या हो जाता है, x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, और y का जो हो जाता है y1 + y2 बटा 2, ठीक है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट का फार्मूला निकल गया। अब इसमें क्वेश्चन 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसका कहेगा कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, या मध्य बिंदु ही दिया हुआ है और एक जैसे इस तरह से रह सकता है, सपोज एग्जाम्पल 2 तरीका से एग्जाम्पल की मान लिया जाए, ये है 4, 3 और ये है आपका 2 और 3, कहेगा इसका मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, ठीक है ना, मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसको अगर x1 बनाते हो और इसको y1, इसको x2 और y2, तो x का वैल्यू जो p के लिए होता है वो देखो यहाँ से x1 + x2 बटा 2, तो 4 + 2 बटा 2, यानी कितना 3, और y का जो होता है y1 + y2, तो 3 + 3 बटा 2, यानी कि कितना 3 ही, यानी p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य बिंदु। आई बात समझ में, है ना, ये आपका क्या हो गया, मध्य बिंदु का नियामक हो गया। इसी तरह से हम अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर लिए तो समझ में आ ही गया, ये दोनों बिंदु दिया हुआ था उसका मध्य बिंदु का नियामक। अब इसमें मान लिया जाए इसका ऐसे दिया हुआ रहता यहाँ पे, और ये मान लिया जाए x है। अब कहता है कि p जो है ना इसका मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, आई मीन मिड पॉइंट है, तो x का जो वैल्यू होगा
वो क्या होगा। अब कहो कि बाई की जगह एक्स लिखना, वेरिएबल्स है लिख सकते हैं आप, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम के कर लेते हैं, ठीक है। के का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स देखना, के किसके जगह पे, बाई की जगह पे है, तो बाई का फार्मूला लगा लेना, क्या होता है बाई 1 + बाई 2 बटा 2 बराबर बाई। तो देख बाई 1 3 और बाई 2 कितना 3 बटा 2 बराबर बाई का वैल्यू कितना है के। यहाँ से के का वैल्यू आपका 3 निकल गया, पहले भी निकाले थे ना, यहाँ पे 3 आया था। तो इस तरह से छोटा छोटा सवाल है जो आपने पढ़ा होगा, पहले रिवीजन में देख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम अब जो हमारा आता है टॉपिक वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से जो क्वेश्चन लोगों से बनना शुरू नहीं होता है, तो वो है एक्चुअली में कुछ नहीं, देखेंगे उसको हम। देखना, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, एक रेखा की ढाल, ठीक है ना, इसको कहते हैं एक रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं इसको, ठीक है। एक रेखा की ढाल हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो स्लोप का मतलब समझ में आ रहा है कि ढाल, तो ढाल होने के लिए कोई लाइन बिल्कुल ऐसा खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका ढाल इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें ढाल कहाँ है, ये तो परपेंडिकुलर है। ढाल होने के लिए इसको इस तरह से झुकना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें हम देखेंगे कि होता क्या है, एक फिगर से पहले समझेंगे। मान लिया जाए हमारे पास कोई लाइन लिखा हुआ है एल, ठीक है। इस रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो रेखा का ढाल कैसे निकलता है समझना, यदि कोई रेखा एक शख्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए, ठीक है, एक शख्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए तो उसका ढाल होता है टैन थीटा, जिसको टैन का पूरा नाम होता है टैंजेंट, जिसका मतलब ही होता है ढाल। तो उसमें जो थीटा होता है ना, वो वही होता है कि ये रेखा एक शख्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, रेडियन में भी बना सकता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके हम कर लेंगे, ठीक है। तो यदि कोई रेखा एक अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बनाता हो तो उसका ढाल टैन थीटा होता है, और किसी रेखा की ढाल को जनरली तौर पर स्मॉल एम या कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। यानी कह सकते हो यहाँ पे यदि एक रेखा एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए तो इस रेखा की ढाल स्मॉल एम इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। यानी कि कह सकते हो सिंपल कि इफ ए लाइन है ना मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज थीटा, देन स्लोप ऑफ लाइन डिनोटेड बाई स्मॉल एम एंड स्मॉल एम इज इक्वल टू टैन थीटा, सिंपल। यानी कि टैन थीटा हमारा क्या हो गया, इस रेखा का ढाल। अब थीटा की जगह वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसा नहीं बोला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, ठीक है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में भी जा सकता है, ठीक है। जैसे हम कहें एग्जाम्पल कि एक रेखा की ढाल ज्ञात करें, ठीक है, एक रेखा की ढाल ज्ञात करें जो एक शख्स के धनात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। लिख नहीं रहे हैं, बोल के सुना दे रहे हैं कि एक रेखा की ढाल ज्ञात करें, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, है ना, हुज मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। तो जब थीटा मेरा 45 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे जो एम होता है टैन थीटा, तो टैन और थीटा की जगह 45, और टैन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप रट्टा मार लो इसको, टैन 45 का वैल्यू 1, और भी डिफरेंट जो होता है 90 डिग्री तक का, ठीक है। तो इस तरह से ढाल निकल गया हमारा,
तो ये तो फर्स्ट में, फोर्थ में नहीं जा सकता है क्या कि उस रेखा का ढाल ज्ञात करें जो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 315 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे देखो 315 डिग्री थीटा 315 होगा। तो ये जो थोड़ा सा अगर हम इसको फिगर से समझें, फिगर समझना नहीं है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट वैल्यू रख देना है, यहाँ थोड़ा सा समझ लो। ये इस तरह से, तो अब कहोगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है थीटा, हमेशा ढाल के लिए जो थीटा होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, नहीं तो इस रेखा का ढाल तो ऐसे भी इधर से भी आ जाएगा, बट पॉजिटिव में आप लिया करो, ठीक है। तो इस तरह से लेकर यहाँ तक आया है 315 डिग्री, ठीक है। तो ये जो रेखा था इसका ढाल m बराबर भाट, ये कितना था मेरा 315 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 315, तो m इज इक्वल टू भाट। तो tan थीटा m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, tan 315, tan 315 को आप 360 और -45 लिख सकते हो, है ना। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना, तो फोर्थ में tan निगेटिव होता है और tan 360 पे नहीं बदलता है, थोड़ा पढ़ लेना ट्राइगोनोमेट्री, है ना। तो ये tan 45 ही रह जाएगा, तो माइनस और tan 45 का वैल्यू 1। तो इस तरह से एक रेखा का ढाल निकाला जा सकता है, सिर्फ उसका एंगल दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो अगला जो मेरा टॉपिक है, अब जैसे समझना इसमें थोड़ा सा काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कंडीशन नोट में इसको कि दो रेखाओं के समानांतर होने की शर्त, है ना। समानांतर समझते हैं, समानांतर का मतलब दो रेखा यदि पैरेलल है, जब उनके बीच का जो डिस्टेंस हो हमेशा इक्वल हो, ठीक है ना, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे इन्फिनाइट रूप से आगे बढ़ाने के बाद भी, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो देखो यानी कह सकते हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस, पैरेललिज्म सॉरी, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। दो रेखाएं को कैसे कहेंगे समानांतर हो, देखकर नहीं पता चलेगा, तो लाइन रहेगा तो सॉरी पता चल जाएगा, लेकिन एंगल दिया हुआ है तब नहीं पता चलेगा। जैसे इस तरह से देखो दो रेखा है, ठीक है, ये मान लिया जाए L1 और ये L2, तो इसका ढाल M1 मान ले और इसका ढाल M2। तो ये थीटा जो है मेरा दोनों के लिए हो जाएगा समान ही होगा। देखो तो ध्यान से, दोनों पैरेलल तभी होगा जब ये एक्स अक्ष के साथ समान कोण बनाए। अगर 45 डिग्री बना रहा है तो ये भी 45, अगर 60 होगा तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं होगा, इधर आके कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो हो जाएगा समानांतर होगा कब, जब दोनों एक्स अक्ष के साथ समान कोण बनाए। तो यहाँ से देखा जाए समानांतर होने का शर्त अगर हम M1 निकालें तो वो भी tan थीटा आएगा, और M2 निकालें तो वो भी tan थीटा आएगा। यानी कि दोनों रेखाओं का ढाल निकालें हम तो tan थीटा ही आएगा। तो जब दोनों रेखाओं के यानी कह सकते हैं कि M1 बराबर M2, ठीक है, यानी जब दो रेखा समानांतर होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी M1 बराबर क्या होगा, M2 होगा। तो ये दो रेखाओं के समानांतर होने की शर्त है। उसके बाद इसमें तो जो दूसरा शर्त है वो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, दो रेखाओं के परपेंडिकुलर होने की शर्त, यानी उसको कहते हैं लंब, हिंदी में लंब, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी अप टू लाइंस। दो रेखाओं के लंब होने की शर्त क्या है, यानी कैसे वो परपेंडिकुलर माना जाएगा एक दूसरे के, ठीक है। तो समझना कैसे माना जाएगा। जो अब मान लिया जाए ऐसे है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, सिंपल एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का
एंगल बना रहा है, समझ रहे हैं। तो ये मान लिया जाए हम मेरा L1 था और ये L2 है, ये हमारा बना रहा है थीटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो। तो इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 हो जाएगा। तो जब ये 90 है तो इस ट्रायंगल की बात करें हम इसमें, तो ये कौन सा एंगल है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य एंगल कहते हैं, ठीक है ना। बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये इस ट्रायंगल के लिए, तो ये मेरा थीटा और ये 90, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा ना, यही तो होता है फार्मूला। आप पहले भी पढ़े होंगे, ए बी सी यदि हो और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो ये अगर थीटा 1 है और ये थीटा 2 है तो इसका वैल्यू थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सामने वाला दोनों एंगल को जोड़ के बराबर होता है एक ट्रायंगल में। तो वही बात था, ये तो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 90 तो ये भी 90, तो ये थीटा और ये 90 जुड़कर ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अब दोनों रेखा का हम ढाल निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ देखो तो एंगल बना हुआ है। तो L1 के लिए हम मान लेंगे M1 और इसके लिए मान लेंगे M2, ठीक है। ढाल को हम M से सूचित करते हैं, तो M1 जो हो जाएगा मेरा वो tan थीटा हो जाएगा और M2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 पे चेंज होता है और tan सेकंड में निगेटिव होता है, यानी कि M1 का वैल्यू tan थीटा और M2 का वैल्यू माइनस कॉट थीटा। आप दोनों को गुना कर लो, M1 गुना M2, तो tan थीटा और गुना माइनस कॉट थीटा, तो ये तो माइनस, और tan थीटा गुना कॉट थीटा होता है 1 होता है, तो ये हो गया आपका 1, यानी कि कह सकते हैं M1 गुना M2 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पे दो चीज़ हमने बताया कि दो रेखा यदि समानांतर हो, ठीक है, तो उनका ढाल समान यानी M1 बराबर M2 हो जाएगा, और यदि दो रेखा परस्पर लंब हो, परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बताइए कि दोनों रेखाएं लंब है या नहीं है, तो दोनों का ढाल निकाल के गुना कर लेंगे, -1 आता है तो है। इसको दूसरे रूप में ऐसे पूछ सकता है कि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, यदि एक का ढाल इतना है तो दूसरे का ढाल कितना होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे, क्वेश्चन है कि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यदि एक रेखा की ढाल 3 है तो दूसरे रेखा की ढाल क्या होगा, दूसरी रेखा की ढाल क्या होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो इसका मतलब, इसको कहेंगे कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 3 देन फाइंड द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन अदर लाइन, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो लंब है तो मैंने M1 गुना M2 बराबर कितना -1। यहाँ से अगर हम निकालना चाहते और तो M1 का वैल्यू हो जाता -1 बटा M2 और M2 का वैल्यू हो जाता -1 बटा M1, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लगा सकते हो कि M2 बराबर हो जाएगा -1 बटा M, तो -1 बटा M1, तो ये 3 दूसरी रेखा की ढाल हो गया। M1 हम पहला रेखा के लिए और M2 कौन सी रेखा के लिए, दूसरी रेखा के लिए। तो इस तरह से आपका सवाल इसमें बन सकता है कि बहुत आसान सवाल है, हूबहू एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल। लेकिन ये पता नहीं होता है लोगों को और कैसे बनाते हैं, इस वजह से क्वेश्चन लगता है क्या है, ढाल क्या है। तो पढ़े नहीं हो तो ढाल कहाँ से पता चलेगा, अगर पढ़े हो तो अर्थमेटिक्स से भी आसान है, कमर्शियल मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। उसमें तो आपको ट्रिक वगैरह ये वो याद करना पड़ता है सॉर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और ट्रिक रटा रटाया क्वेश्चन में लगता है भाई, ठीक है। टीचर पढ़ाते हैं कि ये ट्रिक इसमें, अब वही क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में। तो आप बेसिक मजबूत करो, बेस को अपना मजबूत करो, खुद से बना लोगे कुछ चीज़ों को छोड़कर, ठीक है ना। कुछ चीज़ों में
सॉर्ट करने के लिए ट्रिक बहुत बढ़िया है, लेकिन हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाना संभव नहीं है। जब एग्ज़ाम में 1 घंटा का टाइम रहता है, उसमें हमको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना होता है प्री में, तो समझ में आता है कौन सा ट्रिक इसमें लगा, सब फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका यदि बेसिक मजबूत है तो आप ये सब बेसिक ही है, काफ़ी इजीली वे में बना लोगे अगर थोड़ा सा ध्यान रखा करो तो। लोग रट्टा मारते रहते हैं, m1 बराबर -1/m2, m2 बराबर -1/m1। क्या है ये रटना? आप सिंपल देखो कि यहाँ पे ये याद रखेगा तो दूसरा नहीं निकलेगा, माइंड में नहीं आएगा क्या ये m1 इज इक्वल टू -1/m2। तो ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे, इस पर और क्वेश्चन हम देंगे आपका जब सॉल्यूशन करवाएंगे ना इस पूरे चैप्टर का। जब थ्योरी कल समाप्त हो जाएगा, अगला क्लास में उसका पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगा। मैंने बोला था 7 दिन, ठीक है, 3 दिन में थ्योरी समाप्त, 4 से 5 दिन में आपका पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का होगा या कुछ नए टाइप्स का जो क्वेश्चंस अब आने लगे हैं वो भी सारा हम सॉल्व करवाएंगे। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो आप कमेंट कर लेना, उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, अगला जो हमारा है उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर संरेख, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी 3 बिंदुओं की संरेखता। 3 बिंदुओं की संरेखता। पहले हम समझेंगे कोलिनियर पॉइंट्स होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 बिंदुओं की संरेखता के बारे में हम जानेंगे, बट ऐसा नहीं है कि 3 बिंदु ही संरेख हो, 3 या 3 से ज़्यादा संरेख हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ़ दे आर लाइज ऑन ए लाइन। यदि वो सारे एक लाइन पे स्थित हो, यानी वो सारे बिंदुओं को जब मैं मिला दूँ ना तो वह एक लाइन का निर्माण करता हो, उसे हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें ये, तो जब इसको मिला दें तो एक लाइन, कर्व नहीं, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक सरल रेखा का निर्माण करता हो। जैसे यहाँ पे ABC को हमने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बना, तो इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, संरेख बिंदुओं कहते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही पॉइंट्स हो, 4, 5, 6 कुछ भी इन्फिनाइट हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3। अब कहो मिनिमम 3 क्यों, 2 क्यों नहीं? तो जैसे ही 2 बिंदु यदि हम रखते हैं A और B, ठीक, तो 2 इसको स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा जब उसको मिलाओगे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्म में। तो इसीलिए हमेशा वो क्या होनी चाहिए, 3 बिंदु कम से कम होना चाहिए। 3 से ज़्यादा भी हो जाए नो इशू, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो कोलिनियर पॉइंट फिर से समझ लो, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेख बिंदुएं कहलाते हैं यदि वे सभी एक रेखा पर स्थित हों या वो सभी बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता हो, उसे संरेख बिंदुओं कहते हैं। ठीक है ना, कि इफ़ 3 and more than 3 points are collinear if they lie on a line, ठीक है ना, they are situated on a line। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 बिंदुओं का संरेखता के बारे में पढ़ेंगे। यदि 3 बिंदु दिया हुआ हो ABC, तो अगर ऐसे दे देगा तो आप देख के बता दोगे। ठीक है, अब मान लिया जाए ABC, यहाँ भी आप देख के बता दोगे कि नहीं, ये तो कोलिनियर है ही नहीं, एक रेखा पर नहीं है, 2 रेखा बन रहा है। लेकिन यदि हम सिर्फ वर्टेक्स दे दें x1/1, x2/2, x3/3, तो आप देखकर पता नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्लोप के बारे में। ठीक है, आप अभी जो आपने पढ़ा, अगर हम देखें यहाँ से वही वाली बात फिर से ऐसे, तो ये रेखा बना एक, ये अगर थीटा बना रहा है तो इसके लिए भी ये भी तो थीटा ही होगा, इसके लिए भी थीटा होगा ना। यानी कि सारा का अगर यहाँ से बात करें तो ढाल समान, ये भी ढाल समान, ये भी ढाल समान, ये भी ढाल समान। तो इस तरह से हम ये पढ़ेंगे। देखो कि अगर 3 बिंदु है हमारे पास, इस तरह से कहीं भी हो सकता है, मान लिया जाए A x1/1, B x2/2 और C x3/3, कहीं भी हो, मिड पॉइंट नहीं है, रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, किसी भी बिंदु के लिए हो सकते हैं। तो ये तीनों बिंदु देखने से तो पता चल रहा है संरेख, हमने दिखाया ही इस तरह से। लेकिन यदि ये
पॉइंट के फॉर्म में रहता और ये लाइन नहीं बनाते तो नहीं पता चलता क्या है। तो अगर ये संरेख होगा तो ए बी का ढाल और बी सी का ढाल क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना। अभी हमने दिखाया कि ये थीटा दिया, इसके लिए यही रेखा थीटा, इसके लिए यही थीटा, यहाँ पे दिखा सकते हो ऐसे, इसके लिए ये थीटा है ना, इसके लिए भी यदि ये बना है तो थीटा ही बनाएगा। यहाँ पे भी शो कर सकते थे, तीनों के लिए वही बात था। समझ रहे हैं ना, इस पॉइंट को बनाकर। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारा एंगल इसके लिए बराबर है। तो जब एंगल बराबर है तो ढाल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो ढाल होता है वो हमने बताया था ना, क्या होता है, बाई टू माइनस बाई वन। ये शायद आप लोगों को नहीं बताया है। ठीक है, कोई नहीं, बता देंगे। स्लोप ऑफ ए बी जो होता है वो होता है बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू ए बी के लिए हो गया, और बी सी के लिए हो जाएगा बाई थ्री माइनस बाई टू बटा एक्स थ्री माइनस एक्स टू। ये अब देख लो, थोड़ा सा दो बिंदुओं को हमने ये नहीं बताया, पहले ये बता देते, ज़्यादा आपको समझ में आता। इस तरह से कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल। ठीक है, कि दो बिंदु दिया हुआ हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ हो दो बिंदु, सपोज यहाँ पे ए है x1 y1 और ये b है x2 y2, तो इसका ढाल क्या होगा, एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दो बिंदु दिया हुआ है, तो इसका ढाल होगा क्या, ये हमें जानना है। अगर एंगल दे दिया होता तो tan थीटा लगा लेते, एक तरीका वो था। लेकिन जब एंगल नहीं दिया हुआ हो, दो बिंदु सिर्फ दिया हुआ उस रेखा पे, तो उस रेखा का ढाल क्या होगा, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी जो यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। आप प्रूफ कर सकते हो इस तरह से करके, यहाँ से ऐसे, इससे करके इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये इस तरह से कि ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है और ये पूरा x2 है, तो ये वाला मेरा हो जाएगा x2 माइनस x1। इस तरह से y2 माइनस y1, और दोनों का ये वाला और ये वाला एंगल समान ही होगा दोनों के लिए। इस तरह से आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा स्लोप निकल गया ए बी के लिए y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो वही वाला बात यहाँ पे हम लागू कर दिए हैं। ठीक है, तो दोनों पर हम एक क्वेश्चन पहले इस पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि बिंदु, हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, ऐसा ही डिजिट चेंज हो सकता है कि बिंदुओं 2,5 एवं 3,-2 को मिलाने वाली रेखा को का ढाल निकालें। मिलाने वाली रेखा का ढाल बराबर भाट, तो ढाल को m कहेंगे। तो tan थीटा भी होता है, लेकिन जब थीटा दिया हुआ हो तब ना, यहाँ पे दो बिंदु है तो इसका ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे ये है, देखो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये y2, इसको अगर x1 y1 बनाया जाए, x2 y2, तो y2 माइनस y1 तो -2 -5 बटा x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो ये मेरा ढाल निकल गया। ये एग्जाम्पल था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होगा, ये सिंपल ऐसे था। आई बात समझ में। इसमें अगर हम और देखें, जैसे एक क्वेश्चन और कि तीन बिंदु संरेख हो, ठीक है, तो उसमें से एक पॉइंट का एक वेरिएबल फाइंड आउट करना रहे। जैसे हम कहें कि बिंदुओं 3, 5, -2, 1 और 3 के, ठीक है ना, संरेख है, तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तीन बिंदु दिया गया है, तो हम इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये वाली संरेखता का जो शर्त था, तीन बिंदुओं को संरेखता का
कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, उस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू जो होता है देखना सिंपल, शर्त लिख कर एक बार बनाओ फिर डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो शर्त क्या है देखिए यहाँ पे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे y2 माइनस y1, ओके, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। वैल्यू रखो, y2 1 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये -4 बटा -5 के -1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो ये 5 से 5 कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो 1 बचा ना यहाँ पे, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1, यानी कि कितना 5, ठीक है। तो k का वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर लिए हैं। आप 10th में भी ऐसा पढ़े होंगे, 10th में जो अच्छे से पढ़े ये सब तो ईजी ही होगा उनके लिए, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ईजी था। तो इसको अब आगे जो है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस होता क्या है तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें है वेरियस फॉर्म्स या फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। एक रेखा का विभिन्न रूप, मतलब डिफरेंट की स्लोप दिया हुआ तो कैसे निकलेगा, एक बिंदु और उसका स्लोप दिया हुआ तब कैसे निकलेगा, 2 बिंदुओं से गुजर रहा रेखा तब कैसे निकलेगा, उसका अंतःखंड दिया हो, अंतःखंड की चर्चा करेंगे, अंतःखंड दिया हुआ हो तब कैसे निकलेगा, तो इसके बारे में हम देखेंगे सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, जेड अक्ष इसमें सॉरी नहीं आएगा, 3D में आता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की चर्चा करेंगे इसमें हम। तो इसमें थोड़ा देख लो कि अगर मेरा ये एक्स और वाई है, ठीक है, अगर हम कहें इसी में दोनों शो कर देंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के लिए हम समीकरण लिखेंगे। तो अगर हम कहेंगे कि x y पहला y इज इक्वल टू a का समीकरण क्या होगा, लाइन कैसा होगा, समीकरण हटाओ तो समीकरण के रूप में है, लाइन कैसे खींचोगे। तो y इज इक्वल टू a है, a के जगह पे a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या हो सकता है कोई भी, इसका रेखा आपको खींचना है। तो आप y अक्ष पर, ये मूल बिंदु है ना ओरिजिन, y अक्ष पर a दूरी को कवर कर लेना, ठीक है ना। तो एक जगह 5 होता, 1 2 3 4 5, एक जगह कुछ भी रह सकता है, तो ये ऐसे हो जाता। ये मेरा जो लाइन है वो y इज इक्वल टू a है। तो y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट का जो लाइन खींचा जाएगा वो एक अक्ष के पैरेलल होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा। ये कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जब इस फॉर्म में होगा तब, समझ रहे हो। दूसरा है वर्टिकल के लिए, x इज इक्वल टू मान लिया जाए a रहे, अरे बिलोंग्स टू r। तो वर्टिकल जो होता है इस तरह से होता है, जस्ट उसका अपोजिट आप देख लेना। तो x इज इक्वल टू a है, तो x अक्ष पे आप डिस्टेंस को कवर कर लो, मान लिया जाए 1 2 3 समथिंग यहाँ पे आया, तो ये किसका है, x इज इक्वल टू a का है ना। तो इसको हम लोग कौन सा लाइन कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे। ये कैसा लाइन था, वर्टिकल लाइन था, ठीक है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो होता है एक अक्ष के समानांतर होता है, पैरेलल्स होते हैं, और जो वर्टिकल होता है वो एक अक्ष पर लंबवत होता है, वाई अक्ष के सब पैरेलल्स होते हैं, समानांतर होते हैं। तो इस तरह से वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का जो समीकरण था और कैसे होता है वो था। अब इसमें थोड़ा समझना, एक अक्ष और वाई अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, इसी में हम दिखा देते हैं। तो आपको हमने बताया था पिछले क्लास में कि एक अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y का नियामक 0 होता है, यानी कि यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ, यानी कि ये जो हो जाएगा एक अक्ष के प्रत्येक बिंदु और y का नियामक 0, तो y बराबर
0 एक्स अक्ष का समीकरण और वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। समीकरण कोई होता कैसे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, तब ये समझ में आ जाएगा y बराबर 0 और x बराबर 0 कैसे लिखे हैं। जैसे हम कहें कि x प्लस वाई बराबर 4, सिंपल, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो x और y का जितना वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा वो सारा ये समीकरण यदि सेटिस्फाइड करता है तो उसका वैल्यू होगा वो, और उसी वैल्यू से ये समीकरण खींचा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्लस या पहले 4 प्लस 0 कह लो, है ना, 0 प्लस 4 कह लो, 3 प्लस 1 कह लो, 1 प्लस 3, 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको इतने तरीक़ों से समीकरण हम बना सकते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग, ठीक है ना, ये समझ रहे हो, इस तरह से। तो जो सेटिस्फाइड करता है वो वैल्यू रखने से समीकरण बनता है। तो अगर इसका हम बात कर लें कि y बराबर 0 लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, y 0 है, यहाँ भी y 0, यहाँ नहीं, एक अक्ष के जहाँ भी हम काउंट कर लें सब जगह पे y 0 है, तो इस अक्ष का समीकरण हो गया y बराबर 0, क्योंकि वही उसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा समथिंग जो भी x = 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरा इस तरह से समीकरण बनता है। अब इसके आगे जो है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे होता है। इसका पहला जो फॉर्म है वो देखना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप मतलब एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और उसका स्लोप, यानी कि बिंदु ढाल रूप वाला समीकरण, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, बिंदु ढाल के रूप वाला समीकरण। वाला रेखा का समीकरण। ध्यान रखना थोड़ा कि इसमें जो भी रेखा आ रहा है वो सरल रेखा आ रहा है। अभी हमने कर्व की बात नहीं किया, पाराबोला, हाइपरबोला, उस तरह से। तो इसमें जो भी आएगा वो एक रेखा, जब भी हम कहेंगे तो आपको समझना है कि सरल रेखा की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या लिखा हमने कि एक बिंदु का एक रेखा का समीकरण लिखना जब उस पर एक बिंदु दिया हुआ और उस रेखा का ढाल दिया हुआ हो, मतलब इस तरह से। ये थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे कोई बिंदु अगर दिया हुआ हो, इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये सब प्रूफ नहीं पढ़ना है। अगर प्रूफ पढ़ना है 11th वाली क्लास में पढ़े हम, तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा और इसका ढाल मान लिया जाए m, ठीक है ना, इस लाइन l का। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा, इसका जो समीकरण इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, इस तरह से बनेगा। तो इसमें हम इस तरह समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लें कि एक रेखा का समीकरण लिखें ऐसे, या एग्जाम्पल बिंदु 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखें जो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसमें हमें m चाहिए और ये x1 y1 हो गया, वही तो चाहिए, और x y के रूप में ये निकलेगा इसका इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले m निकाल लो, तो tan थीटा, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये हो गया x1 और ये y1। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं y माइनस y1 यानी 3 और m का वैल्यू 1 इंटू x माइनस x1 कितना 2। इसको सॉल्व कर लो, y माइनस 3 और ये x माइनस 2, ठीक है। इसको इस तरफ लेकर चले जाओ तो x माइनस y और ये उधर जाएगा तो +1।
ये मेरा समीकरण बन गया, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज स्लोप आर गिवन एम। तो एम अगर नहीं दिया हुआ तो अगर थीटा दिया हुआ तो वहाँ से एम निकाल लोगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो बाकी जो है इसका और भी फॉर्म्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको अगले क्लास में हम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू रखना, ठीक है, ओके।